हेलो एवरीबॉडी, राधे राधे। माय नेम इज शिवम सुखीजा। अब इस वीडियो लेक्चर में हम कवर अप करने जा रहे हैं टॉपिक दैट इज प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। अब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट पोजीशंस को फिल करना था तो उस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया कि भाई ये स्टाफिंग है। लेकिन कौन कौन से स्टेप फॉलो करके हम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये कह सकते हैं कि हमने जो स्टाफिंग की है वो बेस्ट की है। तो इसलिए वो कहता है जब भी आपको आए पेपर में कहीं भी प्रोसेस तो आप स्टेप बाय स्टेप करके ही लिखना। ये नहीं कि आप कह रहे थे जी हम तो पेपर में ऐसे कराए, हमें सिलेक्शन पहले याद आ गया तो हमने पहला सिलेक्शन ही लिख दिया, गलत हो जाएगा। प्रोसेस मतलब स्टेप बाय स्टेप ही आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको फॉलो करोगे, सिक्वेंशियल ऑर्डर में। फर्स्ट मेरे पास आता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। भाई अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट पोजीशंस को फिल करना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट को देखो कि आपको एक काम को करवाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में कितने बंदे चाहिए। चलो अगर कितने बंदे चाहिए भी तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड हो गया, और साथ ही साथ हम किस तरीके के एम्प्लॉइज की मांग कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए या फ्रेशर ही चल जाएंगे, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एबिलिटी कैसी होनी चाहिए, उनमें स्किल्स किस प्रकार की आपको चाहिए। तो टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप स्टाफिंग करना चाहते हो तो पहले आप एस्टिमेशन करो कि आपको किस तरीके की रिक्वायरमेंट है। इसमें आप दो चीज को लेकर के चलते हो, दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक वर्कलोड एनालिसिस और एक आता है वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस ये कहता है कि इसमें आप एस्टिमेट करते हो कि आप एनालाइज करते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कितना है और उस काम को करने के लिए आपको किस तरीके के बंदे और कितने बंदे चाहिए। तो ये तो हो गया वर्कलोड एनालिसिस। और वर्कफोर्स एनालिसिस में आप देखते हो कि हमारे पास पहले से ही किस तरीके के बंदे और कितने बंदे काम पर अवेलेबल हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हैं। कहीं कोई बंदा ऐसा तो नहीं है जो ओवरबर्डन है, कहीं कोई बंदा ऐसा तो नहीं है जो अंडरबर्डन है कि मतलब अभी उसको और काम दिया जा सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस करके आप क्या कर सकते हो, एक सटीक वे में मैन पावर रिक्वायरमेंट को देख सकते हो। नेक्स्ट मेरा जो स्टेप आता है रिक्रूटमेंट। भाई जब आप ये एस्टिमेट कर लोगे कि कितने बंदे चाहिए और मेरे पास अवेलेबल कितने हैं, तो नेक्स्ट आपको क्या करनी है, अब आपका एस्टिमेशन लग गया, अब आपको रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती चालू कर देनी है। इट मीन्स रिक्रूटमेंट एक वो प्रोसेस है जिसमें आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो पोजीशंस वैकेंट हैं उनके लिए एम्प्लॉइज को, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज को सर्च करना शुरू कर देते हो, उनको आप स्टिमुलेट करते हो, उनको आप इन्फ्लुएंस करते हो, उनको आप अट्रैक्ट करते हो कि भाई आओ और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करो। सो द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड टू परसुएड देम to apply for the vacant post in the organization is known as recruitment। अब वो ये कहता है कि रिक्रूटमेंट में ना जब बड़े सारे बंदे आएंगे अप्लाई करने के लिए तो इसलिए इसको हम रिक्रूटमेंट को एक पॉजिटिव प्रोसेस भी कहते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स में भी कई बार पूछ लिया जाता है या 3 मार्क्स में कि रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस क्यों है। तो आप ये कह देना रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस इसलिए है क्योंकि इसमें बड़े सारे एम्प्लॉइज आ ही तो रहे हैं ना, जा तो कोई नहीं रहा, बिकॉज इसमें मोर एंड मोर कैंडिडेट्स आर इनवाइटेड, आ रहे हैं, इनफ्लो हो रहा है एम्प्लॉइज का। तो इसलिए ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है, बिकॉज मोर एंड मोर एम्प्लॉइज आर इनवाइटेड, किस लिए, टू अप्लाई फॉर द वैकेंट पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे ही आप रिक्रूटमेंट करते हो, बंदों ने, बड़े सारों ने अप्लाई कर दिया है आपकी जो वैकेंट पोस्ट है उसके लिए, अब आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है। अब ये थोड़ी ना जो सारे के सारे आए हैं सारों को ही रख लेंगे, भाई एस्टिमेशन क्या है, जितने चाहिए होंगे उतने ही तो रखेंगे। अब आपको क्या करना है, जिन बंदों ने आपकी पोजीशन जो वैकेंट थी ऑर्गेनाइजेशन में उनके लिए जो अप्लाई करा था, उन अप्लाइड करे हुए बंदों में से आपको एक बेस्ट कैंडिडेट को चूज कर ले लेना है। तो इट मींस जो सिलेक्शन है वो प्रोसेस है क्या, नेगेटिव नेचर का। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस क्यों है, वाई सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। वो कहता है क्योंकि सिलेक्शन में, सिलेक्शन करते वक्त
हर एक स्टेज पे, हर एक स्टेप पे जो बंदा हमारी जॉब से अनक्वालिफाइड है या अनफिट बैठ रहा है तो उसको हम रिजेक्ट करते चले जाते हैं। तो इसलिए ये एक नेगेटिव प्रोसेस है, इसमें छटाई होती चली जाती है। किसकी? एम्प्लॉइज की। तो सिलेक्शन क्या है? जैसे ही रिक्रूटमेंट होगा, रिक्रूटमेंट के बाद आप क्या करोगे? जिन बंदों ने आपकी पोस्ट के लिए अप्लाई करा था, अब उन अप्लाई करो वालों में से भी आप एक बेस्ट पर्सन को क्या कर लोगे? चूज कर लोगे। जैसे ही हो गया सिलेक्शन, बंदा हो गया सेलेक्ट। अब जैसे ही बंदा सेलेक्ट हुआ, क्या बस खत्म हो गया स्टाफिंग का प्रोसेस? नहीं। अब जिस पोजीशन के लिए उस बंदे ने अप्लाई करा था, उस पोजीशन को उसे असाइन कर देना, दैट इज नोन एज प्लेसमेंट। क्या बस उस पोजीशन को ही उसके हाथ में थमा देना है? नहीं कि भाई ले ये तेरी पोजीशन है, इस काम के लिए तू सिलेक्ट हुआ है। नहीं, प्लेसमेंट करने के बाद अब वो बेचारा एक ऑर्गेनाइजेशन में नया है, तो नया है तो एक जो बंदा नया आया है उस नए वाले बंदे को जो अदर एम्प्लॉइज हैं, उसे एम्प्लॉइज को प्लस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशन कैसे हैं उसके साथ फैमिलियराइज कराना, उसका इंट्रोडक्शन कराना अदर एम्प्लॉइज के साथ। ये प्रोसेस भी क्या होता है? ओरिएंटेशन। तो एक नंबर में भी पूछ लिया जाता है कि डिफाइन प्लेसमेंट, डिफाइन ओरिएंटेशन, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ही बंदे का प्लेसमेंट हुआ, उसे उसकी पोजीशन दे दी, उसका इंट्रोडक्शन करा दिया। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। भाई जिस क्वालिफिकेशन के साथ, जिस स्किल के साथ आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करा था, अब हम चाहते हैं कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है। हम ये नहीं चाहते केवल आप एक ही चीज पे टिके रहो, हम चाहते हैं आप टाइम टू टाइम अपग्रेड भी होते रहो। आपके पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें भी हम थोड़ी बहुत ही मॉडिफिकेशन चाहते हैं, वो भी अपग्रेडेशन के साथ। तो उसके लिए जो आप जिस चीज में स्पेशलाइज्ड हो, उसी से रिलेटेड, उसी फील्ड से रिलेटेड आपको नई नई स्किल्स और ज्यादा सिखाना, दैट इज नोन एज ट्रेनिंग। जब आप ट्रेंड हो जाओगे तो आपकी क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव फीचर दोनों ही निखर के आएगी, जिससे आपकी डेवलपमेंट भी होगी। क्यों? जब आपका एक एम्प्लॉय ट्रेंड भी होगा तो ट्रेंड होने के साथ साथ वो हर एक एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के काबिल होगा, जिससे उसकी पूरी की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। अब क्या ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ही काफ़ी है? अब जब बंदे को आपने ट्रेनिंग दे दी है, उसे सेम फील्ड से रिलेटेड नई नई स्किल्स और ज़्यादा सिखा दी हैं, उसकी डेवलपमेंट होगी हैं ओवरऑल, अब आपको क्या करना है? उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करना है, चेक करना है। भाई देखो, इस स्टेप में आप क्या करोगे? इस स्टेप में आप बंदे की, उस एम्प्लॉइज की जिसको ट्रेंड करना है, डेवलपमेंट करना है, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस और उसकी करंट परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करोगे। जैसे ही आप उसकी पास्ट परफॉर्मेंस और करंट परफॉर्मेंस का एनालाइज कर लोगे, उसको चेक कर लोगे, उसको कंपेयर करके आपको कुछ फर्क तो नजर आएगा कि भाई निखार आया है या बंदा डूबा ही हुआ है। तो इस सिचुएशन में अब आपको क्या करना है? अगर उसके अंदर आए हैं इंप्रूवमेंट्स तो आपको उसकी प्लानिंग करनी है, प्रमोशन की, उसके करियर की। तो इसी परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेस पर आप बंदे की प्रमोशन और करियर प्लानिंग करोगे। जैसे ही बंदा प्रमोशन और करियर प्लानिंग को पार करेगा, अब वो भैया आपको सर्विसेज भी तो दे रहा है, तो इन रिटर्न आपको भी तो उसको क्या देना पड़ेगा? कंपेंसेशन। अब कंपेंसेशन डायरेक्टली देनी है, सैलरी वेजेस की फॉर्म में देनी है, या इनडायरेक्टली पेमेंट्स भी कुछ करनी है, जैसे इंश्योरेंस हो गया, उसके बेनिफिट्स देने, या हाउसिंग बेनिफिट्स हो गए, या बोनस वगैरह, इस तरीके से कुछ उस तरीके से कंपेंसेशन उसे देनी है। तो कंपेंसेशन लास्ट में डिसाइड जब आप कर देते हो, आपका हो जाता है स्टाफिंग प्रोसेस कंप्लीट। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट था स्टाफिंग प्रोसेस। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। प्लीज शेयर द वीडियो मोर एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। राधे राधे।